एवरीवन वेलकम बैक। सो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स एंड दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट विच इज फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम 3 यूनिट्स को बहुत ही कंसाइज वे में कवर करेंगे एंड दीज 3 यूनिट्स आर सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। इन सभी का वेटेज इन टोटल 23 मार्क्स का है आउट ऑफ 70। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही कंसाइज्ड नोट्स मिलेंगे ऑन द बोर्ड इटसेल्फ, which is a one screen short notes which will help you to revise the whole chapter, or at the end of the video you will find some questions which are related to last 10-12 years which have already come in the board exams. So if you will do those questions it will definitely give you an edge over others. Solutions chapter का अच्छा खासा स्कोर है 7 marks out of 70. Let us see कि क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कर सकते हैं अच्छे से। तो ये सबसे छोटा चैप्टर है, तो सबसे पहले बेसिक्स आ जाता है कॉन्सेंट्रेशंस का इंटर कन्वर्जन। तो मान लीजिए आपको मास परसेंट दिया है, उसको मोलारिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। अगर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया है तो मोलारिटी भी कन्वर्ट की जा सकती है और मोल फ्रैक्शन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो रीजनिंग बेस्ड आ सकते हैं वो आ सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ज्यादा या कम सॉल्युबल होगा तो क्यों होगा और कैसे होगा, यानी रिलेटिव सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी ऑर्डर के ऊपर। तो उसका सिंपल सा रीजन आपको बताना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो दिए गए क्वेश्चंस में आप यूज करेंगे या तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर वैन डेर वाल्स या डिस्पर्शन फोर्सेस इन केस ऑफ नॉन पोलर, जो कि डिपेंड करती है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पर। तीसरी आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि प्रेजेंट होगी जब भी NOF एटम्स होंगे और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर हो जाता है। तीसरी चीज आती है द टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी गैसेस को डिसॉल्व किया अगर लिक्विड में, दैट इज गैस इन लिक्विड। तो ऐसे सॉल्यूशंस फॉलो करते हैं हेनरीज लॉ, जिसका एक सिंपल फॉर्मुलेशन है कि प्रेशर अबव द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन एंड अ कांस्टेंट। सो कांस्टेंट हमेशा दिया होगा, नहीं दिया होगा तो पूछा जाएगा, तो 1 इक्वेशन 1 अननोन होगा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे इस लॉ पर मेन क्वेश्चन आता है इसकी एप्लीकेशंस का, कि कहाँ कहाँ हेनरीज लॉ यूज करते हैं या फिर कैसे इसको यूज करते हैं किसी भी नेचुरल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में। फॉर एग्जाम्पल स्कूबा डाइवर्स में जो बेंड्स का प्रॉब्लम होता है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, या फिर CO की पॉइजनिंग को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट से ये पार्ट आ सकता है गैसेज इन लिक्विड्स का। सेकेंड आ जाता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। तो जब भी हमें सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन बतानी है तो हमें राउल्स लॉ से निकालना है यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन, और जब भी हमें वेपर फेज की कॉम्पोजिशन बताने के वेपर्स में क्या मोल फ्रैक्शंस होंगे तो हमें हमेशा डाल्टन्स लॉ यूज करना है। ठीक है। दूसरी चीज कि ये जो फॉर्मूलाज है ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हैं, और आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का एक जैसा स्ट्रक्चर होगा देखने में। जैसे मान लीजिए आपको हेक्सेन हेप्टेन दिया है, ठीक है, क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन दिया है, तो ये देखने में स्ट्रक्चर्स जो है सेम है, तो ये आइडियल सॉल्यूशंस का काम करेंगे और उसमें हम ये फॉर्मूलाज लगा सकते हैं डायरेक्टली। जो मेन पार्ट इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन या एक्सप्लेनेशन बेस्ड आता है वो आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर, ठीक है, जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस। सो पॉजिटिव डेविएशंस में आप देखेंगे कि हर चीज पॉजिटिव है। जो प्रेशर हमने ऑब्जर्व किया सॉल्यूशन के ऊपर वो ज्यादा होगा P आइडियल से, तो वो पॉजिटिव डेविएशन है। इसमें डेल्टा V मिक्सिंग डेल्टा H मिक्सिंग मोर देन 0 है, और इस केस में इट इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशंस हमेशा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं। तो एजियोट्रोप्स तो वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती बॉइल करने पर भी, यानी अगर आप एक मिक्सचर को बॉइल करेंगे उसकी कॉम्पोजिशन अगर वो 95% है तो वो 95% ही रहेगा, कुछ भी आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग का मतलब ये होता है कि दोनों में से जिसका भी कम बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी कम अगर बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का आए, यानी मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम है मिनिमम वाले बॉइलिंग पॉइंट से, तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले हमेशा मिनिमम बनाएंगे, ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस हमेशा मैक्सिमम बॉइलिंग, यानी दोनों में से जिसका भी मैक्सिमम है उससे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए अगर इथेनॉल और वाटर मैक्सिमम बॉइलिंग बना रहे हैं तो इनके एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 से भी ऊपर होगा, है ना। इस पर क्वेश्चन ज्यादातर जो आए हैं वो आए हैं इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है या पॉजिटिव डेविएशन का प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का प्लॉट दीजिए। ठीक है, ये आपको प्लॉट दिया है और पूछा है कि बताइए कौन सा डेविएशन है या क्या
कैसा सॉल्यूशन है, आइडियल है, नॉन आइडियल है। तो ये ग्राफ है जो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो इसमें सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो है वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। चाहे आपको कहा है या नहीं कहा है, आपको हमेशा इसको उसके फॉर्मूलेज में लिखना ही लिखना है। तो वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब है कि वो बताता है कि सॉल्यूट जो है टूटा है या जुड़ गया है या कुछ नहीं हुआ है। अगर सॉल्यूट मान लीजिए दिया हुआ है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसका मतलब उसका आयनाइजेशन या डिसोसिएशन नहीं हुआ है, उस केस में I1 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल जुड़ गया है यानी एसोसिएट हो गया है, जैसे कि इथेनोइक एसिड जो है डाइमर बन जाता है बेंजीन में, तो उस केस में जो है I है वो <1 होगा और उसको हम हमेशा लिखेंगे I = 1/n। अगर सारे ही मॉलिक्यूल एसोसिएट हो चुके हैं, मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं, तो उस केस में हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा 1 - I/1 - 1/n, ठीक है। सिमिलरली डिसोसिएशन में एक मॉलिक्यूल टूटकर n मॉलिक्यूल्स या n आयंस बन गया है, जैसे कि KCl टूटकर K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए ये एप्लीकेबल है, सॉल्ट्स के लिए। तो उस केस में I जो है, और I हमेशा हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो फाइनल अपॉन इनिशियल, हमेशा फाइनल 1 है, इनिशियल n, फाइनल n है, इनिशियल 1। तो I इज फाइनल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जैसे आप K के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो I को आप हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डाल देंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डिफाइन कीजिए क्या है, बताइए कितने टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या फिर आउट ऑफ दीज विच वन इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो रिलेटिव लोअरिंग के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मुलेशन है कि डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय द इनिशियल वेपर प्रेशर और द प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू I × मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो एक इक्वेशन है, कोई एक चीज अननोन होगी, बाकी चीजें आपको दी होंगी। देन देयर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सिमिलरली आपको इसमें I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना याद रखना है और मोलैलिटी की टर्म्स में M को रिप्लेस करना है। अगर kg दिया है तो ग्राम करना है। तो यूनिट्स का बेसिकली ध्यान रखना है। और सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं इस पर। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन टर्म्स ऑफ कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, जैसे कि पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में पॉलीमर्स जो है अच्छा खासा चेंज दिखाते हैं। इवन डाइल्यूट सॉल्यूशन जैसे कि माइक्रोमोलर सॉल्यूशंस भी हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का अच्छा चेंज दिखाते हैं, जबकि बाकी चीजें उतना चेंज नहीं दिखाती हैं, इसलिए वो ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड है। दूसरा, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में उसका यूज होता है, जैसे आरओ सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस में। तो इस तरीके के थ्योरेटिकल एज वेल एज सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ऑस्मोसिस पर हैं। जैसे दो सॉल्यूशंस का अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा कि आपको मोलर मास निकालना है, अगर कोई प्रोटीन दिया हुआ है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके। सो दैट्स ऑल फॉर सॉल्यूशंस। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत स्कोरिंग है। जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस पार्ट सबसे ज्यादा फॉर न्यूमेरिकल्स एंड दिस फॉर द थ्योरेटिकल पार्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 9 मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है 70 में से। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक डेफिनेशंस में इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलिसिस का डिफरेंस आ सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, या केमिकल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जैसे एप्लीकेशन आ जाती है। तो NaCl मॉल्टन और NaCl एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस में क्या डिफरेंसेस होंगे, जिसके बेसिस पर प्रोडक्ट्स के डिफरेंसेस आ जाएंगे। दूसरी चीज आती है सेल रिप्रेजेंटेशन से। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या तो डायरेक्टली आ जाएगा कि ये गिवन सेल है, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बताइए कि कैसे है। तो उसमें हमेशा आपको याद रखना है कि पहले एनोड आएगा फिर कैथोड। तो AC बीच में डबल लाइंस होंगी सॉल्ट ब्रिज की, और हर एक फेज को, जैसे ये सॉलिड है ये सॉल्यूशन, तो एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया है, फिर 2 लाइंस आ गई सॉल्ट ब्रिज की, फिर इसी तरीके से कैथोड के रिएक्शन। अब एनोड पे हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में रिएक्शन लिखनी है,
जिंक से जिंक आयंस, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है यानी आयन से मेटल बनेगा। तो उसी फॉर्म में, तो जिस तरीके से रिएक्शंस लिखनी है उसी तरीके से सेल की रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसा भी आ सकता है कि आपको सेल दे दिया गया है और कैथोड और एनोड की रिएक्शंस पूछ ली गई है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इस वाले पार्ट को एनोड की रिएक्शन लिख देंगे और राइट साइड वाले पार्ट को कैथोड की रिएक्शन लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट्स में कॉन्सेंट्रेशंस दी होंगी आयंस की। अगर सेल आपको इस तरीके से दिया है और पूछा है कि बताइए कि ई नॉट क्या होगा, यानी सेल का, या सेल का ई सेल क्या होगा, और ई नॉट आपको दिया हुआ है। ई नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो एनोड और कैथोड का दिया होगा अगर, तो आप नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें ये हमें ओवरऑल सेल का पोटेंशियल पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यूज यूज करी हैं वो है 298 केल्विन के लिए, ठीक है। एन रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ओवरऑल रिएक्शन में चेंजेस है। जैसे मैंने पर्टिकुलरली ये एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिल्वर में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और सिल्वर 2 ले रहा है तो 2 मोल्स ऑफ सिल्वर हमेशा रिड्यूस होगा, राइट। तो उस केस में यहाँ जो लॉग लिखेंगे हम, ये भी हमेशा एनोड अपॉन कैथोड के आयंस होंगे, तो कैथोड में स्क्वायर कर देंगे बिकॉज ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इक्विलिब्रियम को, ठीक है। और एन हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो इस चीज का बहुत ध्यान देना है कि अगर चार्जेस डिफरेंट है तो यहाँ पर उसको अकोमोडेट करना है फॉर्मूले में। दूसरा आ जाता है कि कैलकुलेट कैसे करें ई नॉट को। ई नॉट हमेशा होगा कैथोड माइनस एनोड। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि गिवन सेल है आपके पास, तो बताइए इसमें से कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड होगा। तो आप ई नॉट को वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, जो ई नॉट की वैल्यू बड़ी होगी वो हमेशा कैथोड होगी और छोटी वाली वैल्यू हमेशा एनोड होगी। इसी तरीके से जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आते हैं फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए सेल दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है कैथोड और एनोड का, और वहां से आप निकालेंगे ई नॉट ऑफ द सेल, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, और इस फॉर्मूले को यूज करके आप फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं उस पूरे प्रोसेस की, पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की, और उसी जी को यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाला जा सकता है। तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कंडक्टेंस के ऊपर। तो कंडक्टेंस की कुछ डेफिनेशंस हैं जो पता होनी चाहिए, जिसपे डायरेक्टली आता है व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट इज कंडक्टिविटी, हाउ डज दीज चेंजेस विद कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ हमेशा डिक्रीज होगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कंडक्टिविटी जो है, हमें अगर सेल कांस्टेंट्स दिया है विच इज जी स्टार, उससे हम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का रिलेशन हमें पता है। मोलर कंडक्टिविटी मतलब 1 मोल की वजह से कितनी कंडक्टिविटी होगी, इसलिए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशंस ना। इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, जो डायरेक्ट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि कॉन्सेंट्रेशंस के साथ या डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों कैसे चेंजेस होती हैं। तो कंडक्टिविटी हमेशा डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर। अगर वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी जो है 1 मोल सॉल्यूशंस की अगर होगी तो V के साथ इंक्रीज हो रही है, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो इसीलिए इनका जो है डाइल्यूशन के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर आ जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो कंडक्टिविटी कर रहा है वो जरूर से इलेक्ट्रोलाइटिक होगा, यानी आयंस बनाता होगा। तो वहां पे डेफिनेशन आ जाती है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी ऐसे आयंस जो कंप्लीटली आयनाइज होकर अच्छी कंडक्टेंस दे रहे हैं, और वीक मतलब जो कुछ ही डिग्री से डिसोसिएट हो रहे हैं आयंस बनाने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा डिबाय ऑनसेंगर हकल इक्वेशन को फॉलो करते हैं, जिसमें मोलर कंडक्टिविटी जो है रूट सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्या आते हैं कि ग्राफ बताइए, या फिर ग्राफ गिवन है आपको और उसमें से बताना है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो किसकी होगी। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं, जैसे कि आपने सॉल्ट्स पढ़े हैं KCl, NaCl, जो पूरी तरह से टूट जाते हैं, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा क्या होगा, स्लो इनिशियली स्लो है देन स्टीप इंक्रीज है यहाँ पर, ठीक है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया मान लीजिए, और सोडियम एसिटेट हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो पूरी तरह से इट्स अ सॉल्ट टूट जाता है, और वीक एसिड थोड़ा टूटता है, कम टूटता है। तो वीक एसिड्स के लिए इसीलिए कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, तो यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होना चाहिए। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी जो हमने ऑब्जर्व की, ठीक है, डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ना ये नया डेफिनेशन जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं इस पर कि
डिफाइन कीजिए क्या है। तो इसका मतलब यह है कि जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो यानी बहुत ज्यादा डाइल्यूशन पर जो भी कंडक्टिविटी हमारी आती है, यानी कंप्लीट आयनाइजेशन होने के बाद जो कंडक्टिविटी आती है उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए कोलार्श ने एक लॉ दिया और उसने ये बोला कि हर एक आयन का अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन होगा। तो मान लीजिए आपके सॉल्यूशन में सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, तो दोनों के लैम्डा नॉट्स की ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो NaCl की कंडक्टिविटी होगी, है ना। लिमिटिंग मोलर मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन यानी हाई डाइल्यूशन पर वो उसकी कंडक्टिविटी होगी। तो इस लॉ की बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशंस आती हैं, रीजनिंग में भी आती है और न्यूमेरिकल्स में भी आती है, जिसमें आपको आयंस की दी होगी। मान लीजिए 3 आयंस की दी है, 4th आयन की निकालनी है, तो आपको वो कॉम्बिनेशंस देखने सिंपल अलजेब्रा लगाकर कि किसकी ऐड करनी है और लेफ्ट से और राइट को कंपेयर करना है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो के एंड में जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थर्ड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है फैराडेज लॉ। 2 तरीके के फैराडेज लॉ हैं, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है और बताना है कि कितना मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। तो आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट है और 2 अलग अलग मेटल्स के ऊपर अप्लाई किया है तो दोनों का जो मेटल्स का मास का रेशियो वो कितना होगा, तो आता है सेकेंड लॉ। तो हम ये फॉर्मुलेशन से जो भी अननोन है वो निकाल सकते हैं। I इज द करंट, T इज द टाइम फॉर विच इट हैज बीन पास थ्रू। तो जब भी एक मेटल दिया होगा तो हमें फर्स्ट लगाना है, 2 मेटल्स का कंपैरेटिव दिया होगा तो सेकेंड फैराडे लॉ है। नेक्स्ट आ जाता है बैटरीज। बैटरीज पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, कि आपसे डायरेक्टली पूछा है व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज, एग्जाम्पल्स के साथ पूछा है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो वहां पर आपको बताना है प्राइमरी जो है 1 टाइम यूज है, कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, एंड सेकेंडरी कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स एंड द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, जबकि प्राइमरी में रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं होती। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें लेड स्टोरेज बैटरी के होंगे, तो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस रिएक्शंस के ऊपर भी होंगे कि कैथोड एनोड की रिएक्शन लिखो, या फिर पूछ लेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज हो रहा है, और या फिर ये पूछ लेंगे कि चार्जिंग के वक्त क्या रिएक्शंस हो रही है, यानी उस केस में आपको रिवर्सिबल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्यूल सेल का। फ्यूल सेल का हमेशा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे क्वेश्चंस आए हैं या फिर डेफिनेशन ऑफ फ्यूल सेल्स पर क्वेश्चंस आए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो ये है कि क्या इसके प्रोस और कॉन्स हैं। ठीक है, क्यों यूज करना चाहिए हाँ फ्यूल सेल्स या फिर हाइड्रोजन सेल, तो उसके रीजंस भी यही है कि उनका जो है कुछ अपना पॉल्यूटिंग नेचर नहीं है, जो भी उसका प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वाटर, वो किसी और पर्पस में यूज हो सकता है, प्लस उसकी एफिशिएंसी मच हायर है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कोरोजन, जो आपने हमेशा से क्लास 10 से भी पढ़ा हुआ है, उसमें बेसिक रिएक्शंस आ जाएंगी। कोरोजन एक बेसिक टर्म है, रस्टिंग की जो है अप्लाइड होती है आयरन के लिए। तो जब भी आयरन की रस्टिंग फॉर्म होगी वो हमेशा ऑक्साइड ऑफ आयरन .XH2O होगा, दैट इज रस्ट। ओके, तो उसमें एनोड और कैथोड की रिएक्शंस आ जाएंगी कि क्या है ये बताइए, ये एक्सप्लेन कीजिए। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे डायरेक्टली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। वंस गो थ्रू इट यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। जो न्यूमेरिकल बेस्ड है उसके लिए कोलार्श बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस पार्ट। तो तीसरा जो यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में we'll see how rate is dependent on concentration time, और अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के जो है क्वेश्चंस आएंगे, स्पेशली जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। ये बहुत ही शॉर्ट कंसाइज नोट्स हैं इस चैप्टर के, सो यू कैन सी अ क्विक लुक इनटू दिस। और रेट ऑफ अ रिएक्शन डिफाइन करते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वर्सेस टाइम, और इसकी यूनिट है मोलर पर सेकेंड। रेट्स को 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा वो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है या फिर एक टैबुलेटेड वे में आ सकता है, जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज 2 अलग अलग टाइम पर दिए हैं और उसमें आपको एवरेज रेट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। सो इन दैट केस आपको जैसे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 की फॉर्म में करना है। तो जब भी आप 2 रेट्स को डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस करेंगे डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस, तो आपका एवरेज रेट आएगा।
और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है कि उस टाइम पर क्या रेट है, एट टाइम से 200 सेकेंड्स पे व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, सो दैट इज कॉल्ड एन इंस्टेंटेनियस टाइम। और वो हमेशा होता है कि जो भी रिएक्शन का प्लॉट, कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट दिया होगा उसमें उस पॉइंट पर क्या स्लोप है। जैसे मान लीजिए अगर ये है ग्राफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का, तो एट टी पर क्या स्लोप है इस लाइन का, दिस इज माय इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक जनरल रिएक्शन जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ऐसा भी दे सकते हैं कि अगर रेट ऑफ अ रिएक्शन दिया है और कॉन्सेंट्रेशंस दिया है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा है कि क्या होगा आफ्टर सर्टेन टाइम टी, सो इन दैट केस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि ये डिनोमिनेटर में आपको कोफिशिएंट रखने हैं इन रिएक्शंस के। तो जब आप कोफिशिएंट्स यूज करेंगे तो आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद रिलेशन टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट पार्ट वुड बी कि ये हमें डिनोमिनेटर्स का जो कि कोफिशिएंट है रिएक्शन के वो कंसीडर करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस रेट की एक जनरल इक्वेशन है जिसमें ए और बी जो है रिएक्टेंट्स है। ये जो पावर में वैल्यूज होंगी एक्स और वाई की, इनको ऐड करके जो वैल्यू आती है वो होती है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सो एक्स इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड वाई इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। अब ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। सो जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएगा कि डिफाइन करो या डिफरेंशिएट करो कि गिवन रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा, या फिर किस किस सर्कमस्टांसेस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। सो बेसिकली देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करती हैं। तो ऑर्डर होता है किसी ओवरऑल रिएक्शन का। ओवरऑल रिएक्शन से हमारा मतलब है, मान लीजिए एक रिएक्शन 3 स्टेप्स में हो रही है ना, 3 स्टेप्स हैं उसके मैकेनिज्म्स के। सो हर एक स्टेप जो है एक एलिमेंट्री स्टेप कहलाता है। एलिमेंट्री स्टेप का मतलब है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसका फर्दर कोई डबल स्टेप नहीं हो सकता, ये मल्टीपल स्टेप्स नहीं हो सकता। तो एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में जब होती है तो हर एक स्टेप में जितने रिएक्टेंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूलैरिटी होती है और ऑर्डर होता है उन तीनों का मिलाकर ओवरऑल रिएक्शन का। तो इसी वजह से मॉलिक्यूलैरिटी का क्योंकि मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट हो रहे हैं, सो इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल, बिकॉज मॉलिक्यूल्स तो आधा रिएक्ट होने जैसा कुछ नहीं होता। सो मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज एन इंटीजर, इट कैन नॉट बी जीरो, बट ऑर्डर जीरो भी हो सकता है और एक फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एक्स प्लस वाई का वैल्यू। नाउ अगर आपको एक मैकेनिज्म दिया है और पूछा है कि विच स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सो ये बहुत ही वेल नोन है कि जो भी स्लो स्टेप होता है सारे मैकेनिज्म्स के वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और उस स्टेप में जो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी है रिएक्शन का वो सेम होता है। ठीक है, तो स्लो स्टेप में जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वही ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन भी होगा, तो उसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा सेम होगा। इसके बाद आ जाता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स है। उसमें न्यूमेरिकल्स 3 कैटेगरीज में आ सकते हैं। एक आ सकता है यूनिट ऑफ के क्या होगा, ठीक है। दूसरा आ सकता है कि हाफ लाइफ दिया है और किसी और टाइम पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी ये पता करना है। और तीसरा हो सकता है कि आपको बता दिया गया है कि रेट ये है तो उसका एट टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी बची हुई होगी या कितनी कंज्यूम हो गई है, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये एक्सप्रेशंस को याद रखना पड़ेगा। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी है ना, मान लीजिए हमने 0 टाइम पे रिएक्शन शुरू करी और हमें 100 सेकंड्स के बाद कॉन्सेंट्रेशन देखनी है, तो 100 सेकंड्स के बाद हमारी ए है कॉन्सेंट्रेशन और ये थी एट टाइम 0। तो ये नीचे का जो सबस्क्रिप्ट है ये टाइम 0 डिफाइन कर रहा है, के रेट कांस्टेंट है और टी जिस टाइम पर हमें कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है। ठीक है, और हाफ लाइफ डिफाइन होती है कि जब आधा अमाउंट, इनिशियल से आधा अमाउंट कंज्यूम हो चुका है ना, तो यानी टी हाफ का मतलब है कि ए जो है A0/2 है, यानी आधा कंज्यूम हो गया और आधा बचा है अभी रिएक्शन के लिए। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ आप देखोगे ये इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन है, जबकि फॉर जीरो ऑर्डर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि टेबल में आपको टाइम दिया है और कॉन्सेंट्रेशन दिया है और पूछा है कि क्या ऑर्डर होगा रिएक्शन का। तो अगर जो टाइम गैप है और कॉन्सेंट्रेशन गैप है वो सेम है ना, वो चेंज नहीं हो रहा, यानी
टी हाफ चेंज नहीं हो रहा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट, और इसलिए वो रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी. बट इफ टी हाफ इज चेंजिंग विद द कॉन्सेंट्रेशन, इट मीन्स इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, स्पेशली डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की है तो. देन द यूनिट ऑफ के, के की यूनिट आप यहाँ पे जनरलाइज वे देखोगे, रेट हमेशा मोलारिटी अपॉन सेकेंड है, ठीक है. तो जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट रेट वाली यूनिट होगी विच इज m/s, एंड इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट विल बी पर सेकेंड. तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही रहेगा कि क्या यूनिट है के की. ओके तो या टी हाफ दे देगा, के कैलकुलेट करना होगा या इनिशियल कैलकुलेट करना होगा. सो बेसिकली घूम फिर के यही फॉर्मूलेज हैं. बेसिक डिस्टिंग्विश भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल ए नॉट के टी है, यहाँ पर लॉग ऑफ ए और लॉग ऑफ ए नॉट है, ठीक है. और अगर कभी कन्वर्जन करना हो नेचुरल लॉग और बेस लॉग 10 का, तो कन्वर्जन होता है ln ऑफ से ए इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 का ए, ठीक है. Then the final topic comes the dependency of rate on temperature and catalyst. और ये dependency दी गई थी by Arrhenius equation, which says that log K is equals to log A minus EA by RT. EA जो है catalyst का इफेक्ट दिखाता है और डिनोमिनेटर में T जो है वो टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाता है. तो क्या होता है, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं say by 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, then the rate constant is changing विद एन ऑर्डर ऑफ 2. सिमिलरली जब कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है. सो कैटलिस्ट एक शॉर्टकट वे देता है उस रिएक्शन को करने के लिए, और ऐसा शॉर्टकट वे कि जिसमें कम एनर्जी यूज हो, ठीक है. तो इट लोअर्स द एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस. तो एक नया रूट दे देता है बेसिकली जिसमें लोअर ईए होगा. इससे रिलेटेड क्वेश्चन या तो डायरेक्ट होते हैं या फिर कंपैरेटिव होते हैं कि आपको रेट दे दिया, दो रेट की वैल्यूज दे दी एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. सो उस केस में आपको क्या करना है, इसी में K1 और K2 यानी T1 पर जो K1 है, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा वो ये यूज कर सकते हैं आप. सो लॉग ऑफ K2 by K1 इज इक्वल्स टू EA by R ब्रैकेट में 1 by T1 minus 1 by T2. सो इसे यूज करके और मल्टीप्लाई करके विद द गैस कांस्टेंट विच हैज अ वैल्यू ऑफ 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ये अप्लाई करेंगे आप, तो आपका जो एनर्जी का वैल्यू है एक्टिवेशन का एनर्जी, दैट विल कम इन टर्म्स ऑफ जूल्स पर मोल, एंड दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन. सो this is all about chemical kinetics, and there are certain questions which have been repeatedly coming in the last 10-12 years. वो questions इस वीडियो के बाद आप जरूर attempt करें, that will definitely give you an edge over others. Thank you.